नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। मैं हूं आपके साथ माविया खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। आज से मकर संक्रांति का पावन पर्व शुरू हो गया है। आज माघ मेले का प्रथम स्नान है। गंगा स्नान, पूजा अर्चना, दान विशेष का महत्व आज माना जाता है। सूरज के उत्तरायण होने पर होती है पर्व की शुरुआत। धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं सूर्य। देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाता है ये पर्व। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व शुरू हो चुका है। तो ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। मकर संक्रांति को लेकर कई तरह की तैयारियां भी लंबे वक्त से की जा रही थी और आज ये पावन पर्व शुरू हो गया है। बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जुटना भी शुरू हो गई है। गंगा स्नान, पूजा अर्चना, दान विशेष का आज महत्व माना जाता है। सूरज के उत्तरायण होने पर पर्व की शुरुआत हो जाती है। तो आज माघ मेले का प्रथम स्नान किया जाएगा। सूरज के उत्तरायण होने पर इसकी शुरुआत होती है। धनु राशि से लेकर मकर राशि में सूरज प्रवेश करते हैं। तो आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है और इस मौके पर खास इसकी अहमियत भी मानी जाती है क्योंकि गंगा स्नान भी किया जाता है। विशेष दान गरीबों को किया जाता है और लोगों की बड़ी तादाद में भीड़ देखने को मिलती है। आज से काशी और प्रयागराज में कल्पवास शुरू हो गया है। मकर संक्रांति का आज पावन पर्व है। कल लोहड़ी और आज ये अहम उत्सव शुरू हो गया है। देहरादून से आपको अहम खबर बता दें, जहां कल सचिवालय में त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल की अहम बैठक है। शाम 6 बजे सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मोहर लग सकती है। तो ये अहम खबर आपको दे रहे हैं उत्तराखंड के देहरादून से, जहां त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। कल शाम 6 बजे सचिवालय में ये बैठक होनी है और इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 6 बजे ये बैठक होनी है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि कोरोना को मात देकर उत्तराखंड वापस लौटे हैं अपने कामकाज पर, ऐसे में जब से वो वापस दिल्ली से उत्तराखंड आए हैं तब से पहली कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और देखना होगा कि कौन से वो अहम प्रस्ताव होंगे जिन पर इस बैठक में मोहर लगेगी। तो यह अहम खबर, कल सचिवालय में त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने जा रही है। शाम 6 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। कहा जा रहा था कि कैबिनेट बैठक होगी बहुत जल्द ही त्रिवेंद्र सरकार की, और अब बताया जा रहा है कि कल ये बैठक बुलाई गई है। उत्तराखंड वासियों के लिए कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया है। दरअसल कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज उत्तराखंड पहुंच चुकी है। देहरादून के सीएमओ कार्यालय में सभी वैक्सीनों को सुरक्षित रखा गया है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 16 जनवरी से उत्तराखंड में टीकाकरण अभियान शुरू होगा। कोरोना की कुल 1,13,000 डोज राज्य को प्राप्त हो चुकी हैं। कल से नजदीकी जिलों में ये सभी डोज पहुंचा दी जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उत्तराखंड राज्य वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। हर एक व्यक्ति को 2 डोज लगाई जाएंगी। उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। हमारे साथ उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी जी मौजूद हैं। वैक्सीनेशन होना है 16 तारीख से, इसको लेकर बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से पूरी प्रक्रिया होगी, कितनी वैक्सीन आपको मिली है? हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से करीब 1,13,000 वैक्सीन प्राप्त हुई हैं और इसका हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिस्ट्रीब्यूशन भी जनपदवार प्राप्त हो गया है। हमारे पास वैक्सीन हमारे स्टोर में जो स्टेट वैक्सीन स्टोरेज सेंटर है वहाँ पर हमारे पास पहुँच गई हैं। इसके तत्पश्चात हम लोग जो रीजनल वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनको इस वैक्सीन को डिस्पैच करेंगे और फिर बेस्ड ऑन कि किन सेशन साइट्स पर कितनी वैक्सीन लग रही है उनको जनपदवार जो हमारी विभिन्न इकाइयाँ हैं वहाँ भेजा जाएगा। सर, लगभग कितने सेंटर्स तैयार कर लिए गए हैं और कितने दिन में वैक्सीनेशन प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, क्या लगता है? हमारे नंबर ऑफ वैक्सीनेशन सेंटर्स तो हमने काफ़ी ज़्यादा तैयार कर लिया, ऑलमोस्ट 300 से ऊपर तैयार कर लिए। लेकिन प्रॉब्ली जो नंबर ऑफ वैक्सीनेशन सेशन साइट्स हम लोग चलाएंगे वो नंबर शायद कम होगा। जैसे कि हमने आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अभी प्रेस वार्ता में बताया कि 41 वैक्सीनेशन साइट भारत सरकार के द्वारा कहा गया है कि हम 16 को चलाएंगे और उसके बाद भी फिर उसको हम कंटिन्यू करेंगे। सर, अच्छा, इसमें ये है कि दूसरे चरण की वैक्सीन आएगी, उसको भी लगना अनिवार्य है। तो अभी आपके पास टोटल डोज जो आए हुए हैं तो लगभग कितने लोगों को टारगेट किया जा रहा है?
हम मोटा मोटा अभी 50,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज हमें 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया कि किसी भी पर्सन को वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। एंड चूंकि 2 डोसेज लगनी है तो 50% ही हम लोग अभी टेकअप कर रहे हैं। एंड शीघ्र ही भारत सरकार के द्वारा कहा गया कि सेकेंड खेप की वैक्सीन भी हमें जल्दी मिलेगी। धन्यवाद सर। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अमित नेगी साहब, जिन्होंने कहा कि बहुत जल्दी यानी 16 तारीख से वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू होगा और इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को जगह दी जाएगी। हिंदी खबर के लिए देहरादून से अजय पीयूष शुक्ला। अब उत्तराखंड से आपको अहम खबर बता दें। उत्तराखंड में आज 200 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में कोरोना मरीजों की तादाद 94,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में अब तक 94,170 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। उत्तराखंड में आज 289 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए हैं और उत्तराखंड में अब तक 88,761 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं राज्य में फिलहाल कोरोना के कुल 2,552 एक्टिव केस हैं। राज्य में आज 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा 200 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। तो फिलहाल लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और कोरोना वैक्सीन की पहली खेप उत्तराखंड पहुंच चुकी है, वहीं दूसरी ओर जो कोरोना के मामले हैं वो भी अभी लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 94,170 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है और 289 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे में अब तक 88,761 संक्रमित मरीज ऐसे हैं जो कि कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। सोलह जनवरी को भाजपा की कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। भाजपा की एक कोर कमेटी की बैठक बीजापुर सेफ हाउस में होगी। कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, राज्य मंत्री धन सिंह रावत और सभी सांसद मौजूद रहेंगे। बैठक में संगठन के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। बीते दिनों संगठन ने जो फैसले लिए थे उन सभी फैसलों के परिणामों पर मंथन किया जाएगा। बैठक में मंत्रियों और विधायकों के दौरों की समीक्षा भी होगी। कोर कमेटी की बैठक में आगामी रणनीति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। मिशन 2022 की तैयारियों में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अपने भ्रमण के दौरान काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने काशीपुर के विकासखंड परिसर में लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत उपखंड कार्यालय काशीपुर के निर्मित आवासीय भवन और करोड़ों की लागत की नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ब्लॉक परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहाँ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने काशीपुर के 24,83,000 रुपए की लागत से निर्मित आवासीय भवन और 10 करोड़ 60 लाख की लागत की नाबार्ड वित्त पोषित निर्माण योजनाओं के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पर्यटन विभाग ने सभी जनपदों में पौराणिक महत्व के भगवान विष्णु, भगवान शिव, देवता, नवग्रह और गोलजू मंदिरों का विवरण इकट्ठा कर सर्किट बनाने की एक पहल शुरू की है, जिससे कि उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को इन धार्मिक स्थलों के पौराणिक महत्व के बारे में जानकारी उपलब्ध होने के साथ साथ उन्हें वहां जाकर दर्शनों का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। विधायक हमारे जो विधायक जी थे तो उसके हमारे ठीक है, थैंक यू सर। एक सिंचाई उच्च शिक्षा और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में एनपीए वसूली करने को लेकर बकायेदारों के साथ महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने साफ शब्दों में अल्टीमेटम दिया। मंत्री ने कहा कि बकायेदारों को इसी महीने से एनपीए से बाहर आने के लिए अभी से किस्त जमा करनी होगी। आपको बता दें कि बकाया ऋण वसूली अभियान के अंतर्गत अब तक प्रदेश भर के 20 बड़े बकायेदारों से 76 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। मार्च महीने तक बकाया ऋण का 60% वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह अभियान किसी किसान के खिलाफ नहीं है, बल्कि बड़े 20 बकायेदारों के खिलाफ है, जिन्होंने 50 लाख से ज्यादा का ऋण लेकर अपना खाता एनपीए कर दिया है। अगर इन्होंने 10 मार्च तक अपना बकाया ऋण जमा नहीं किया तो इनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं अभी नीचे बता दूं, मैं शर्मा जी टेलीविजन हो सकता है लोग प्रेस, मैं अभी नीचे बता दूं, मैं
मसूरी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कुंभ मेले को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा की गई तैयारियों पर सवाल खड़े किए हैं। प्रीतम सिंह ने कहा कि कुंभ के मेले में पैसों की बंटरबांट की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले के लिए 4,800 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन केंद्र सरकार से राज्य सरकार को केवल 800 करोड़ पर ये मिल पाए और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सरकार उत्तराखंड के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी का डबल इंजन स्टार्ट ही नहीं हो पाया है। इसके साथ ही कांग्रेस में चल रही तनातनी को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट है, सभी लोग मिलकर 2022 का चुनाव जीतेंगे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री नहीं संतुष्ट, वो कह रहा कुंभ के कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ। तो आप और हम तो रोज देखते हैं क्या हालत है कुंभ में, कोई काम हुआ? कुंभ के करने के लिए लगभग 4,800 करोड़ का बजट था, उसमें से मात्र जो है मेरे ख्याल से 800 करोड़ रुपया मिला है और उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। कुंभ में कोई कार्य नहीं हो रहा है, लीपापोती करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। आज हालत ये है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात नहीं कर पाते हैं कि हमको कुंभ के लिए पैसा दीजिए। जो है बड़ी ऐसी दिखाई देती है, क्या एकजुटता नहीं। बीजेपी में क्या हो रहा है, वहाँ के हालात तो देख लो, एक दूसरे पर वार प्रतिवार करने का काम हो रहा है। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। इस आंतरिक लोकतंत्र में जब कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो आपको लगता है कि हमें एक मतता नहीं, लेकिन हमारे प्रभारी जी ने स्पष्ट कहा है कि ये जो 2022 का चुनाव है ये संयुक्त नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मिश्रा जी ने अपनी बात की, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा भी कर दे तो उस पर विचार कर लिया जाएगा। नए कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस 15 जनवरी को देहरादून में राजभवन का घेराव करेगी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में इंटेक कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंटेक कांग्रेस के अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक समापन के बाद हीरा सिंह बिष्ट ने पत्रकारों से बातचीत में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि नए कृषि कानून किसानों के विरोध में है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर राजभवन का घेराव किया जाएगा। साथ ही 18 जनवरी को किसान आंदोलन के समर्थन में कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। किसान लोहड़ी पर्व को देश भर में अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। गदरपुर के रीड नगर में गुरुद्वारे के पास किसानों ने लोहड़ी में कृषि कानून की प्रतियां जलाकर अपना रोष जताया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि किसान नेता सलविंदर कलसी के नेतृत्व में भारी तादाद में क्षेत्र का किसान इकट्ठा हुआ, जिन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कृषि कानून की प्रतियों को जलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। गदरपुर में किसानों की ये आक्रोश वाली लोहड़ी देखने को मिली। किसानों ने कृषि कानून की जमकर प्रतियां जलाई। बाजपुर में कृषि कानून के विरोध में किसान भगत सिंह चौक पर इकट्ठा हुए, जहां किसानों ने लोहड़ी के पर्व पर कृषि कानून की प्रतियां जलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने 26 जनवरी को भारी तादाद में दिल्ली पहुंचकर ट्रैक्टर परेड करने की केंद्र सरकार को चेतावनी दी। आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते किसानों के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर बाजपुर के भगत सिंह चौक पर भारी तादाद में किसान इकट्ठा हुए, जहाँ किसानों ने कृषि कानून का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान 35 दिनों से धरने पर बैठी स्कूल छात्राओं ने भी कृषि कानून की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान नेता दीप प्रताप रंधावा ने चेतावनी दी कि अगर सरकार अभी भी नहीं मानी तो आने वाली 26 तारीख को पूरे देश का किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली परेड में पहुंच जाएगा। काले कानून, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर मोदी तेरी। ऊधम सिंह नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में बिष्टी रोड पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों द्वारा लोहड़ी के पावन पर्व पर विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली गई और कानून की प्रतियां जलाई गई। इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। उप जिलाधिकारी को महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपकर किसान विरोधी कानूनों को वापस करने की मांग भी इस दौरान की गई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि किसान 1.5 महीने से दिल्ली में बैठकर आंदोलन कर रहे हैं और केंद्र
सरकार से किसान विरोधी बने 3 कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि किसानों की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। किसान अब हटने वाला नहीं है। ऊधम सिंह नगर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई, आक्रोश रैली निकाली गई और कृषि कानून की प्रतियां भी जलाई गई हैं। हरिद्वार में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने हर की पौड़ी पहुंचकर मां गंगा का पूजन किया और राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण धन संग्रह अभियान की शुरुआत की। गंगा पूजन के बाद चंपत राय ने हर की पौड़ी पर एक जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और संघ के कार्यकर्ताओं के साथ साधु संत भी मौजूद रहे। इस मौके पर चंपत राय ने कहा कि मां गंगा के तट पर आज उन्होंने मां की पूजा करके मां का आशीर्वाद प्राप्त किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता समर्पण धन संग्रह के लिए लोगों के घर घर जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण में लोगों के समर्पण को ग्रहण करेंगे। चंपत राय ने हरिद्वार में मां गंगा का पूजन भी किया। इस निरंजनी अखाड़े के संत स्वामी कैलाशानंद गिरी का अखाड़े के सर्वोच्च पद आचार्य महामंडलेश्वर पर कल पट्टाभिषेक किया जाएगा। पट्टाभिषेक का भव्य कार्यक्रम हरिद्वार के निरंजनी अखाड़ा परिसर में होगा। कार्यक्रम में कई राजनीतिक हस्तियां और बड़े साधु संत शामिल होंगे। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। निरंजनी अखाड़ा परिसर में होने जा रहे भव्य कार्यक्रम के लिए बड़े पंडाल लगाए गए हैं और हजारों लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी और निरंजनी अखाड़े के महासचिव महंत रविंद्र पुरी ने आज तैयारियों का जायजा लिया। महंत नरेंद्र गिरी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को भी निमंत्रण भेजा गया है। इसके अलावा देश भर से कई बड़े साधु संत कार्यक्रम में मौजूद होंगे। 2 जनवरी को स्वामी कैलाशानंद गिरी को निरंजनी अखाड़े में शामिल कर दीक्षित किया गया था। तो आचार्य महामंडलेश्वर पर कल पट्टाभिषेक किया जाएगा। पट्टाभिषेक का भव्य कार्यक्रम निरंजनी अखाड़ा परिसर में आयोजित होगा। नगर निगम रुड़की के मेयर गौरव गोयल पर महिला के छेड़छाड़ और अश्लीलता के आरोप लगाने के बाद मेयर ने अब क्षेत्र के लोगों से भी बचकर भागना शुरू कर दिया है। आज सुभाष नगर क्षेत्र के लोग बड़ी तादाद में अपनी समस्याओं को लेकर मेयर के कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन मेयर समय देने के बाद भी उनसे नहीं मिले और लोगों के आने से पहले ही कार्यालय से निकल गए, जिससे लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला है। सुभाष नगर क्षेत्र में जल निकासी की बड़ी समस्या है। आज क्षेत्र के लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर समस्या को लेकर मेयर के कार्यालय पर पहुंचे थे। लोगों का आरोप है कि मेयर ने उन्हें मिलने का समय दिया था, लेकिन जब वो समय के अनुसार मेयर से मिलने उनके कार्यालय पर पहुंचे तो मेयर उससे पहले ही वहां से निकल गए। जब तक मैं उनसे आप एक बार उनसे मतलब उनका निश्चित टाइम नहीं। राजाजी में बाघ ट्रांसलोकेशन को लेकर चल रही चर्चाओं पर एनटीसीए ने अपना पक्ष रखा। एनटीसीए के सलाहकार सदस्य सांसद राजीव प्रताप रूडी ने आज पार्क की चीला रेंज में प्रेस वार्ता कर सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया। गौरतलब है कि पार्क में कुछ दिनों पहले कॉर्बेट के झुन्ना से लाए नर बाघ का वीडियो कॉलर बाड़े में पाया गया था। नर बाघ बिना कॉलर के ही जंगल में रिलीज हो गया था। इस घटना के सामने आने के बाद ही वन महकमे में किरकिरी हो रही थी। साथ ही राज्य सरकार के इस प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट पर भी सवालिया निशान लग गए थे, मगर आज रूडी ने प्रेस वार्ता कर पार्क को लेकर हो रही चर्चाओं पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट सफल प्रोजेक्ट है और ऐसे अभियानों में अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। जल्द ही इस अभियान के तहत अन्य 3 बाघों को कॉर्बेट से यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। ऋषिकेश में बुधवार को आर्मी ब्रिगेड रायवाला कैंट की टीम ने एम्स ऋषिकेश परिसर में आर्मी बैंड की शानदार प्रस्तुति की। मौका था सेना दिवस को सेलिब्रेट करने की तैयारियों का। सेना के जवानों द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम में बैंड टोली ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति के गीतों से एम्स परिसर में मौजूद लोगों में जोश और उत्साह भर दिया। आपको बता दें कि भारतीय सेना के शौर्य और गौरव के रूप में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। रायवाला छावनी के स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर आकाश बजाज की देखरेख में 6 माउंटेन पार्टी ब्रिगेड की पाइप बैंड टीम प्रदर्शन के लिए एम्स पहुंची। एम्स ऋषिकेश परिसर में आर्मी बैंड की शानदार प्रस्तुति देखने को मिली। 15 जनवरी को सेना दिवस के लिए जोरों पर तैयारियां इस वक्त चल रही हैं।
खबर लक्सर से है, जहां मंगलौर में फिर स्लॉटर हाउस का निर्माण शुरू होने पर विधायक ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में स्लॉटर हाउस न बनने का प्रदेश कैबिनेट मार्च में ही फैसला ले चुकी है, पर अधिकारी इसे दबाए बैठे हैं। उन्होंने स्लॉटर हाउस निर्माण में HRDA की भूमिका पर भी सवालिया निशान खड़े किए। आपको बता दें कि मंगलौर में स्लॉटर हाउस निर्माण का मुद्दा तीसरी बार गरमा गया है। पहले लक्सर के भाजपा विधायक संजय गुप्ता 2 बार इस मामले को उठा चुके हैं। दोनों बार आखिरकार सरकार को निर्माण बंद कराना पड़ा था। अब आरोप है कि स्लॉटर हाउस का निर्माण फिर से शुरू हो गया है। विधायक ने कहा कि देहात में गरीब व्यक्ति एक कमरा भी बनाता है तो HRDA नोटिस देकर उसे रुकवा देता है, लेकिन मंगलौर में इतने बड़े स्तर पर हो रहे स्लॉटर हाउस निर्माण पर HRDA चुप्पी साधे हुए है। विधायक ने चेतावनी दी कि प्रशासन ने तत्काल निर्माण नहीं रुकवाया तो वो लक्सर से अपने 5000 समर्थकों को लेकर मंगलौर के लिए पैदल कूच करेंगे। ये देखो सरकार के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए प्रशासन ने देहात इलाकों में स्वच्छता के मेगा प्लान शुरू कर दिया है। इसके लिए ग्राम प्रधानों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। गांव-गांव स्वच्छता सहायकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इस प्लान को लेकर क्या कुछ कहना है हरिद्वार के जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश चंद्र त्रिपाठी का, सुनिए। वैसे तो भारत सरकार ने पूरे नगर और देहात क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण का अभियान चला रखा है, लेकिन अब विशेष तौर पर लक्सर और खानपुर में विभाग कहीं ना कहीं इस पर ध्यान दे रहा है। आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं DPRO साहब रमेश चंद्र त्रिपाठी जी। उनकी क्या तैयारी है और प्रधानों को किस तरह के टिप्स दिए जाएंगे, खासकर कूड़ा निस्तारण को लेकर के बात करेंगे। सर, इस तरह से 2 बड़े ब्लॉक आपके इसमें हैं जो आपके रडार पर है कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था को लेकर के, क्या है आज की तैयारी और किस तरह के आपने एक नॉर्म्स बनाए हैं जो कहीं ना कहीं फॉलो करने पड़ेंगे प्रधानों को? देखिए, प्रधान जी लोग पंचायत व्यवस्था की धुरी ग्रास रूट डेमोक्रेसी, चाहे विकास के दृष्टिकोण से हो, चाहे अन्य कोई समस्याएं सुविधाओं के दृष्टिकोण से हो, तो लोगों की हर शिकायत, हर अपेक्षा का निस्तारण सामान्य तौर पर पंचायतों से ही होता है। लेकिन एक बात को समझने की ज़रूरत है कि अभी के डेट में पंचायतें पुरानी पंचायतों जैसे नहीं रह गई। खास करके हरिद्वार ज़िले में, खास करके ऐसी पंचायतें जो रोड हेड पर हैं, हम लोगों का रहन सहन दिनचर्या बदला है। गांव में पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है, खाने पीने में प्लास्टिक कचरा ये सब चीज़ें जो है एकल परिवार होने से भी बहुत बढ़े हुए हैं, तो आप ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने और उसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या कूड़ा निस्तारण का कह लीजिए, उसके लिए प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए हुए हैं, पहले भी हुई है। तो अभी हमने जो प्रधान जी लोग हैं, खास करके जो चुनौतीपूर्ण गांव हैं, उन लोगों के साथ लक्सर विकास खंड के भी और खानपुर के भी हमने यहाँ बुलाए हैं। सारे जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, ADO साहब लोग हैं और ब्लॉक स्टाफ भी, इन लोगों को कि इसमें 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें आपका भी बड़ा सहयोग और मीडिया का बड़ा ज़रूरी है कि एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि गांव में अगर कूड़ा 10,000 लोग करेंगे तो कोई एक संस्था ग्राम पंचायत उसको निपटा नहीं पाएगी, क्योंकि ये रोज़ का समस्या है, रोज़ का समाधान इसका करना पड़ेगा। और ये तभी हो पाएगा जब लोग घरों में ही गीला और सूखा कूड़ा अलग करें। जो 2 स्वजल विभाग से बाल्टियाँ मिली हुई हैं, नीली और हरी वाली, उसका वास्तव में कपड़ा धोने के लिए यूज़ न करें, गीला और सूखा कूड़ा अलग करके दें। और घर घर जो ट्रैक्टर ट्राली ली गई है या ली जाने वाली है वो जाए और उसमें खास करके सूखा कूड़ा इकट्ठा करके जो कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया गया स्वजल का, उसमें आए। रमेश चंद्र त्रिपाठी DPRO साहब ने बताया है कि अब आने वाले दिनों में ग्राम पंचायतों को भी स्वच्छ बनाने का महा प्लान शुरू कर दिया गया है। इसमें जरूरी है चाहे ग्राम प्रधानों को अपने स्तर से स्वच्छता सहायक रखे जाएंगे और मोहल्ले स्तर पर रखे जाएंगे, उसके लिए यूजर चार्ज भी कहीं ना कहीं उन लोगों को देना पड़ेगा। ये आने वाला वक्त बताएगा किस तरह से ये प्लान कहीं ना कहीं अपनी सफलता की तरफ जाता है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर लक्सर। उधर जसपुर में लोहड़ी पर्व पर पंजाबी महासभा ने 3 गरीब बेटियों के हाथ पीले कराए। महासभा अब तक 8 बेटियों की शादी करा चुकी है। ये शादियां सिंह सभा गुरुद्वारे में हुई। पंजाबी महासभा के पदाधिकारियों ने बारातियों का स्वागत किया और गुरुद्वारा सिंह सभा में तीनों लड़कियों के फेरे कराए गए। इस दौरान बारातियों को लंगर कराया और आशीर्वाद देकर विदा किया। महासभा के हरिओम सिंह ने बताया कि शादी में कोविड के नियमों का पालन किया गया। पंजाबी महासभा अब तक अपने समाज की 8 गरीब बेटियों की शादी करा चुका है। तो लोहड़ी पर्व पर कराई गई हैं निर्धन बेटियों की शादियां। पंजाबी महासभा द्वारा अब तक 8 गरीब बेटियों की शादियां हो चुकी हैं।
तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के जसपुर से, जहां पंजाबी महासभा ने गरीब बेटियों की शादी कराई है। 3 निर्धन बेटियों की शादी ये सामूहिक तौर से करवाई गई है। लोहड़ी पर्व पर ये खास शादी का आयोजन किया गया और अधिकारियों ने बताया कि इस मौके पर जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से पालन किया गया। बांसपुर में बाइक चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। यही कारण है कि चोर बेपरवाह होकर लगातार बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं बाइक चोरी की सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद भी पुलिस चोरों को पकड़ पाने में असमर्थ है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला बांसपुर के बेड़िया रोड का है, जहां मनोज गोयल ने अपनी बाइक को साइकिल की दुकान के बाहर खड़ा किया था और मनोज दुकान से कुछ सामान लेने के लिए गया था, लेकिन कानून से बेखौफ चोर मनोज की बाइक को चोरी कर फरार हो गए। बाइक चोरी की घटना साइकिल की दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मनोज ने पुलिस को तहरीर देकर बाइक की बरामदगी की मांग की है। दूसरी तरफ सीओ दीपशिखा अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार चोरों को पकड़ने का प्रयास कर रही है और जल्द ही चोरों को पकड़ने में कामयाबी हाथ लगेगी। तो चोरी के मामले फिलहाल घटते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आए दिन कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, जब चोर दूसरों की मोटरसाइकिल लेकर फरार हो जाते हैं, दूसरों के वाहनों की चोरी की जा रही है और इस तरह के मामले अब बांसपुर में बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।